हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अंडर बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट। बजट पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार भारत को क्या रैंक दी गई है। बजट पारदर्शिता जवाबदेही रिपोर्ट में भारत को जो रैंक मिली है दैट इज़ 53। ठीक है, 117 देशों पर ये रैंक निकाली गई, जिसमें भारत को यहाँ पर नंबर दिया गया 53वां। पहले नंबर पर यानी कि फर्स्ट जो रैंक दी गई है वो दी गई है न्यूजीलैंड को। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो रैंक आई है दैट इज़ टू न्यूजीलैंड। बजट पारदर्शिता होती क्या है। बजट पारदर्शिता का मतलब हो गया कि किस तरह से जो भी सार्वजनिक संसाधन है, जो भी किसी भी तरीके के जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके का किया गया है, क्या उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल किया भी गया है या नहीं किया गया है, कैसे उनके रिजल्ट्स मिले हैं, क्या उनमें ट्रांसपेरेंसी रही है। तो इन सब बातों के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई जाती है हर साल। तो 117 देशों पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। भारत को यहाँ पर नंबर दिया गया है 53वां। थोड़ी सी भारत को जो अगर हम बात करें मार्क्स पे, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ मार्क्स हैं, कुछ रेटिंग है। जैसे कि अगर हम देखें, एक स्केल बनता है 0 to 100 का, यहाँ पर एक स्केल बनाया जाता है। ये स्केल बनाएगा कौन? जो इस रिपोर्ट को बनाएगा, जिसने ये रिपोर्ट बनाई है। अब ये रिपोर्ट किसने बनाई है? इसे बनाया है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप से। ठीक है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप आईबीपी द्वारा संचालित की जाती है इस रिपोर्ट को। आईबीपी, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। 0 से 100 का जो पैमाना है, इसमें न्यूजीलैंड जैसे फर्स्ट रैंक मिली है, तो हम न्यूजीलैंड को जो मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं दैट इज़ 87। ठीक है, न्यूजीलैंड को जो नंबर मिले हैं 100 में से वो मिले हैं 87, 87। भारत को 53rd जो रैंक मिली, 53rd में यहाँ पर भारत को जो नंबर दिया गया है दैट इज़ 49। ऑन एन एवरेज जो इसके मार्क्स रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे 117 कंट्रीज़ के बीच में, वो रहे हैं 45। यानी कि हम अबव एवरेज हमारा ये यहाँ पर परफॉर्म हमने किया है। 49 मार्क्स हमको मिले, 87 मिले न्यूजीलैंड को जो कि फर्स्ट रैंक पे रहा है। उसके बाद अलग अलग, जैसे कि फिर उसके सेकंड रैंक पे आता है साउथ अफ्रीका, देन मैक्सिको, देन ब्राज़ील, अलग अलग नंबर इनको दिए गए हैं। अब 2018-19 के बजट में जो हमने बजट से पूर्व जो विवरण दिया जाता है, जो बजट रिपोर्ट दी जाती है और जो एक तरीके से बजट की अकाउंटेबिलिटी रहती है, वो थोड़ी सी 2018-19 के तहत दी नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमारे सामने इलेक्शंस वगैरह और भी कई सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेस थे। तो एक लास्ट बजट होने के नाते, एक एंट्रीम बजट होने के नाते, वहाँ पर ये इस तरीके की विवरणिका, पूर्व बजट विवरण जिसको कहते हैं हम, तो वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं की गई थी। इस वजह से थोड़े से मार्क्स हमें कम मिले, लेकिन फिर भी जो रैंक दी गई दैट इज़ 53rd। ध्यान रखिएगा, 49 मार्क्स एंड 53rd रैंक, 87 मार्क्स टू न्यूजीलैंड और फर्स्ट रैंक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे हैज़ बिन सेलिब्रेटेड। किस वर्ष में पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था 1886। तारीख जो है दैट इज़ 4 मई। 4 मई 1886 को पहली बार श्रमिक दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को 4 मई को सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार इसे 1 मई के दिन मनाया जाता है। 4 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में एक हड़ताल हुई, एक आम हड़ताल की गई। उस आम हड़ताल की जो डिमांड थी, जो श्रमिकों के द्वारा रखी गई थी, वो ये थी कि जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। कार्यशैली में बदलाव किया जाए मतलब कि जो भी वर्किंग आवर्स हैं, जो लेबर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं, उन वर्किंग आवर्स को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए, जैसा कि अभी चलता है। ऑफिशियल वर्किंग आवर्स जो हम कहते हैं 8 आवर्स वर्किंग आवर्स, तो वो 8 आवर्स वर्किंग आवर्स करने की जो डिमांड थी वो 1886 में ली गई थी शिकागो के अंदर। तो जो भीड़ जो वहाँ पर जमा हुई, जो डिमांड की गई, उस भीड़ में किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक बम वहाँ पर फेंक दिया गया। तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, और उसी बीच में पुलिस के द्वारा जो गोलीबारी वगैरह की गई, उसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के रूप में इस दिन यानी कि 1 मई को लेबर डे की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर डे शुरू किया गया था 1 मई को। स्टॉप द पेंडेमिक यहाँ पर इसकी जो है थीम भी रखी गई थी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ आर इन डीआरटी? डीआरटी में आर का मतलब क्या है? दैट आर इज़ रिकवरी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो कहे जाते हैं, DEBT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण।
एक तरीके का स्पेशल कोर्ट है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है एनपीएस की रिकवरी करने के लिए। जो भी एनपीए, जो भी बैड डेट्स हो जाते हैं, उन एनपीए को रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ideas.msme.gov.in पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय। ideas.msme.gov.in पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनसे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई नया आइडिया अगर किसी के भी पास में है तो वो इस पोर्टल पर जाकर उन आइडियाज़ को अपलोड कर सकता है कि इस तरीके के जो बिज़नेस हैं या इस तरीके की जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी एमएसएमई में शामिल किया जाना चाहिए। तो कुछ आइडियाज़ से संबंधित ये पोर्टल शुरू किया गया है। नितिन गडकरी जो कि एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं भारत के, उनके द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चुन्नी गोस्वामी वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। चुन्नी गोस्वामी का संबंध इनमें से किस खेल के साथ था? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। चुन्नी गोस्वामी वॉज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। इंडिया के एक बहुत फेमस स्टार फुटबॉलर कहे जाते हैं जिनका रिसेंटली अभी देहांत हो गया कलकत्ता के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो चुन्नी गोस्वामी, इनका एक और नाम सुबिमल गोस्वामी भी है, याद रखिएगा, हो सकता है इसी तरीके से पूछ लिया जाए। सुबिमल गोस्वामी, इनका निकनेम जो इनको दिया गया था दैट वाज चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी वो एकमात्र शख्स हैं भारत के जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था फुटबॉल में, इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत को स्वर्ण पदक मिला था। स्वर्ण पदक कहाँ पर मिला था? एशियन जो गेम्स होते हैं उन एशियन गेम्स के अंदर भारत को स्वर्ण पदक यहाँ पर इनके द्वारा दिलवाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले जो एकमात्र व्यक्ति हैं उनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। रिसेंटली इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये हम ईयर भी अगर यहाँ पर देखें, ध्यान रखिएगा, इनका जो ईयर है जब भारत ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था दैट इज़ 1962 जकार्ता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कप्तानी करते हुए आखिरी बार भारत को स्वर्ण पदक मिला था। उसके बाद अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला है। रिसेंटली देहांत हो चुका है इनका 82 वर्ष की आयु में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे ये, जो कि चले गए दुनिया से। और भी अभी रिसेंटली जब हमने अब देखा इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब, तो थोड़ा हमें इन लोगों का आदर होना चाहिए मन में। तो ध्यान रखिएगा, सुबिमल गोस्वामी। Move on to the next question. The book Delhi That No One Knows is written by. Delhi That No One Knows नाम की ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? आंसर देख लेता हूँ यहाँ पर, मिस्टर आर.वी. स्मिथ। दिल्ली के एक बहुत फेमस और बहुत बड़े राइटर आर.वी. स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जो कि दिल्ली के बारे में है। दिल्ली की एक अलग इमेज इस बुक के अंदर आर.वी. स्मिथ साहब ने बताई है कि दिल्ली इस तरीके से भी बहुत अलग अलग तरीके के, वहाँ पर जो भी पुराना जो दिल्ली था, नया जो दिल्ली था, उनमें क्या अच्छा क्या बुरा, इन सब काम से संबंधित ये एक बुक लिखी गई थी आर.वी. स्मिथ साहब के द्वारा। आर.वी. स्मिथ साहब का भी रिसेंटली निधन हो चुका है। कैपिटल विग्नेट्स नाम की भी बुक इनके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार कहे जाते हैं ये। ठीक है, एक हिस्टोरियन है देखा जाए तो, राइटर भी हैं, साथ साथ में हिस्टोरियन है फिर फेमसली। तो ध्यान रखिएगा, आर.वी. स्मिथ के द्वारा ये बुक लिखी गई है। 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में भी रिसेंटली इनका निधन हो गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस किस वर्ष में, एक रेटिंग एजेंसी है, किस वर्ष में शुरू की गई थी, किस वर्ष में इसका अनावरण किया गया था? आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज़ 1909। विश्व की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। मूडीज़ इन्वेस्टर जो है विश्व की पहली क्रेडिट एजेंसी है। 1909 में न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। रिसेंटली इन्होंने 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए भारत की जो दर का जीडीपी दर का अनुमान है उसको घटाकर 2.5% कर दिया। पहले ये अनुमान 5.2% था, उसे घटाकर यहाँ पर 2.5% कर दिया गया 2020-21 के लिए। 2021-22 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया। 2021-22 के लिए जो दिया गया दैट इज़ 6.2% 2021-22 के लिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैथलिक सीरियन बैंक इज़ हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? कैथलिक सीरियन बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर,
कैथलिक सीरियन बैंक इज़ सिचुएटेड इन त्रिशूर, केरला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरला का एक शहर त्रिशूर में मुख्यालय स्थित है। कैथलिक सीरियन बैंक का एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो कि 1920 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। CVR राजेंद्रन CEO हैं अभी प्रेजेंट में कैथलिक सीरियन बैंक के। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो इज सिचुएटेड? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नाटो इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में मुख्यालय है नाटो का। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी या स्थापित की गई थी? आंसर है यहाँ पर के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1964 में के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर शुरू किया गया था। अभी रिसेंटली सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सतर्कता आयुक्त, ना कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ध्यान रखना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। CVC अलग हैं, उनके अलावा CVC भारत में एक ही होगा। उनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं, यानी कि सतर्कता आयुक्त भी होते हैं, जिनमें से एक अभी रिसेंटली चुने गए सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल को यहाँ पर सतर्कता आयुक्त चुना गया है, जिनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ध्यान रखना। ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन थे इस तरीके के। इनको लगातार देखते रहिएगा, लिख लीजिए, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। कोई किसी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क इट टू मी डायरेक्टली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।